ठीक है। तुम्हें पहले ही बता दूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है अपने लिए, ऊप्स को समझने के लिए। जितनी भी बातें वैसे तो मुझे लगता है इंस्टेंटली ही रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट एज़ एफ नाउ अब इंस्टेंटली रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो जो हम डेली करेंगे वो डेली रात को रिकॉर्ड कर दिया करेंगे, वो सब बातें नहीं। ठीक है, ऊप्स शुरू करते हैं। ये ऊप्स की वीडियो है। ऊप्स में जितना भी मुझे पता है वो सब मैं बता देता हूँ एक वीडियो में, फुल एंड ऊप्स ख़त्म। सबसे पहले मैं तो जो ये नोट्स हैं ये पीडीएफ बना के उसमें डाल दूँगा, अटैच कर दूँगा उसके साथ। उसके बाद इसमें और क्या-क्या है, जैसे कि ऊप्स में सबसे पहले है क्लास का जो सिंटेक्स होता है वो जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि क्या है। उसके बाद तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ही सकते हैं। सबसे पहले क्लास में क्या-क्या आ जाता है, क्लास का नाम, और उसमें उधर कोई वो नहीं आता, मतलब राउंड ब्रैकेट्स नहीं आते। सेमीकोलन डाला, नीचे डिफाइन, फिर आप इनिट फंक्शन डालिए, कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर जिसमें जो भी वेरिएबल्स आते हैं वो कहलाते हैं एज एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है, जो भाई ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर चीज़ के बारे में बताती हो, उसकी खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे अगर कार है, कार के बारे में मान लो, जैसे सिंपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टूडेंट का जो एक स्कूल में जाता है, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट है स्कूल के लिए, और स्कूल क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जिसमें वो चीज़ें फ़िक्स होती रहेंगी, या फिर जो भी है समझ लो। तो उसमें जब वो जाएगा ऑब्जेक्ट, एज़ एन गुज़रेगा उस ऑब्जेक्ट, तो उसको कुछ-कुछ बातें बतानी पड़ेंगी अपने बारे में, ऑब्जेक्ट को अपने बारे में, कि मेरा नाम क्या है, मेरा ऐज क्या है, मैंने कौन से क्लास में एडमिशन लिया, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक इनिट फंक्शन, इनिट कंस्ट्रक्टर में आ जाती हैं। और उसके अलावा उसमें कुछ ख़ास बताने लायक है नहीं, यही है कि अ, बस इतना ही है। फिर उसके बाद मेथड्स आते हैं। जब पहला जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब हम उस जो हमने अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, जो भी वेरिएबल्स बनाए कि भाई बंदे का नाम, क्लास, एज क्या है, हाइट क्या है, उसके ऊपर कुछ हम मॉडिफ़िकेशंस, ऑल्टरेशन, या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना स्पेसिफ़िकली, या फिर कुछ भी परफॉर्मेंस, कुछ भी एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म करनी है, तो वो हम एक अलग-अलग सेपरेट मेथड, जैसे कि अब मैं बना दूँगा एक फंक्शन, या फिर जिसे मेथड बोलेंगे, फंक्शन बना दूँगा शो इन्फॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ़ उसका क्लास आएगा, उसके बच्चे का नाम आएगा, सो पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, जो उसी में मैंने सिर्फ़ उस इन्फॉर्मेशन में क्या डाल दिया है कि भाई सिर्फ़ उसके पेरेंट के ही एट्रीब्यूट आएँ बस। तो इस कदर मैं कुछ मेथड्स बना सकता हूँ, और वो मेथड्स किस लिए यूज़ होते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए एट्रीब्यूट को, परफॉर्म सम एक्शंस ऑन इट। अब इसके अलावा जो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट की जाएँ। उसके बाद एज़ सच कुछ है नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज में यही है कि भाई रिलेशन क्या है ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट के बीच में। तो ये सारी बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, कोई मुश्किल है नहीं इनमें। देखो, कुछ छोटी-मोटी बातें हैं कि जो इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं, उन पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए इनसाइड द क्लास मुझे उन पैरामीटर को असाइन करना पड़ेगा एक वेरिएबल को, और अपनी सहूलियत के लिए मैं उसको किसी भी उसी नाम से रख देता हूँ, ताकि मेरे को आगे दिक्कत ना हो कि इसको याद करने के लिए, इस पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए मुझे कौन-सा वेरिएबल मैंने रखा था, मैं वही नाम उसको दे देता हूँ, उसके वेरिएबल को, जो वेरिएबल उस पैरामीटर को एक्सेस कर सकता है, उस पैरामीटर में जो मैंने आर्गुमेंट दिया होगा वो। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भाई कंस्ट्रक्टर में ही अगर आप अपने सारे एट्रीब्यूट डाल दें, उसकी मतलब उस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बच्चा हो सकता है, कार बनने के लिए एक ऑब्जेक्ट मैंने डाटाबेस में डाला, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस पर्टिकुलर बंदे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर कंस्ट्रक्टर में ही डाल दी जाए, तो वो एक ड्राई कोड कहलाता है, जो कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। मैं बार-बार अलग फंक्शन नहीं बना रहा हूँ बताने के लिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, उसी में डाल दो सारे, तो ये अच्छा रहता है। इससे क्या, आपके जो बिहेवियर हैं और इनिशियलाइज़ेशंस वो सेपरेट हो जाते हैं, कोड ऑर्गेनाइज़्ड हो जाता है, और कुछ नहीं है, आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट को अपने बाद में भी आप दे सकते हैं, बट समझो आपको बाद में अगर दिया एट्रीब्यूट किसी फंक्शन में, तो उसे कॉल करने के लिए अलग से उस फंक्शन को, रोल नंबर डालने के लिए अलग से उस फंक्शन को बुलाना पड़ेगा, और हेक्टिक इट इज़, तो इसीलिए नहीं किया जाता। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इसे और एक्सप्लोर किया जा सके तो बहुत अच्छा है। बाकी मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ अब पता चल गया है मुझे। सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे अगर मैं कोई लिखता हूँ वेरिएबल नेम, जैसे कि num1, ये वेरिएबल नेम है, इक्वल्स टू 5 विच इज़ अ इंटीजर। अब यहाँ पर पाइथन की सबसे ज़्यादा खास बात आती है कि 5 को वो मान लेता है कि भाई ये इंटीजर है, क्योंकि मैंने इसमें एक तो वो ऊपर से जो उसे बोलते हैं वो नहीं लगाया, तो इसे समझ जाएगा कि इंटीजर है। ये उस वेरिएबल की खासियत नहीं है। और इतनी सी बात हम पकड़ नहीं पा रहे थे कि भाई पाइथन में इतनी अच्छी बात है, और यही बात अगर मैं आगे जैसे पढ़ूँगा अब C++ जावा, तो उसमें मुझे इंट करके बताना पड़ेगा कि अच्छा ये इंट है, ये स्ट्रिंग है। इसमें क्या है, वो ये डाटा देख के ही समझ जाता है कि अच्छा ये भाई इसको इंटीजर के अंदर वाले क्लास को कॉल कर दो। तो इसका मतलब क्या है, जो जो वेरिएबल नेम है वो असल में अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल नेम अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और जब मैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू कोई भी डाटा देता हूँ, तो वो डाटा एक क्लास है, जो क्लास कॉल हो जाती है, और फिर हम मैं उस पर्टिकुलर क्लास की बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि स्ट्रिंग, अगर मैंने वहाँ पे कोई नाम लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स जो भी उनको करके, तो वो तब जाके मैं उस वेरिएबल के साथ मैं परफॉर्म कर पाऊँगा कि भाई इसमें लेंथ दे दो, इसका इंडेक्सिंग कर पाऊँगा। यूजुअली मैं किसी इंटीजर पे इंडेक्सिंग नहीं कर सकता। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसको बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर बहुत ही शानदार है। इससे यही समझ आता है, जैसे कि हमें पता है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब यही है कि इसमें बड़े सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और लाइक क्लासेस और ऑब्जेक्ट का ही रिलेशन है। सारा खेल ही क्लास और ऑब्जेक्ट का है पूरे पाइथन में, हर जगह ही यही खेल है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये समझने वाली कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जब भी हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं कोई डाटा, तो असल में वो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वो डाटा एक क्लास को कॉल कर देता है जो कि इंटीजर स्ट्रिंग की क्लास है। और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए उस क्लास के अलग अलग मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ब्रिलियंट। और इसके बाद फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि जब भी मैं क्लास बनाता हूँ, और क्लास में अगर कोई फंक्शन बना रहा हूँ, चाहे वो कंस्ट्रक्टर का ही क्यों ना हो या फिर कोई इसके बाद का मेथड ही क्यों ना हो, तो उस पर्टिकुलर में मैं सेल्फ डालता हूँ। अभी सेल्फ क्यों डाल रहा हूँ कि जब भी सेल्फ एक आर्ग्यूमेंट हो गया, तो जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा उस क्लास को, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर पास एक आर्ग्यूमेंट चला जाएगा। वो एक पैरामीटर क्या है, सेल्फ है, जो मैंने हर एक फंक्शन में डाल रखा है, एक सेल्फ नाम का पैरामीटर। वो सेल्फ नाम का पैरामीटर ऑटोमेटिकली उसमें एक ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें एक आर्ग्यूमेंट चला जाएगा, सॉरी। और वो आर्ग्यूमेंट होगा ऑब्जेक्ट का नाम। जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो सेल्फ में एज इन चला जाएगा, जो पहला वाला होगा। ये भी समझो कि सेल्फ में जा रहा है, जो भी पहला नाम हो, कोई भी नाम डाल सकते हैं, तो उसमें चला जाएगा वो। तो पहला वाला हमेशा जो पोजीशन खाली रहेगा वो किसके लिए रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए, कि ऑब्जेक्ट का नाम उसमें जाएगा ताकि मैं उसे लिंक कर सकूँ ऑब्जेक्ट को उस क्लास से। और ओनली एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस और हेल्पफुल इन कनेक्टिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इनसाइड अवर क्लास। सही बात है, एक ऑब्जेक्ट फिर वही उस ऑब्जेक्ट की मदद से, जो मैंने हर जगह सेल्फ डाला है, मैं क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर इसमें जो एक एक्सप्लोर करने वाला टॉपिक है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है, वो है मैजिक मेथड्स जिन्हें कहते हैं, जिसमें इनिट की तरह ही आगे 2 अंडरस्कोर और पीछे 2 अंडरस्कोर और बीच में एक लेटर आ जाता है। जैसे इनिट है वैसे str, ऐड, सब, मल्ट, एम्यूएल, मुल, फिर ट्रू, डिवाइड, तो ऐसे बड़े सारे हैं। तो इसमें खासियत यह है कि ये अपने आप को खुद कॉल कर लेते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में। जैसे कि जब भी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ, यूजुअली कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे कोई चीज़ प्रिंट कर सकता है। ऑब्जेक्ट के साथ कुछ दूंगा ना कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे student1 डॉट नेम, तो नाम दे देगा। पर सीधा प्रिंट करा दूँ तब जाके एक फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप ही, वो है str वाला, और उसमें जो भी अंदर डाल रखा होगा वो दे देगा। तो ये काफ़ी ख़ास बात है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। वही मैंने बता दिए मैजिक मेथड भी, और इनको एक और नाम से पुकारा जाता है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लास वेरिएबल का। क्लास वेरिएबल में क्या है कि जो भी हमारे क्लास हैं, क्लास को जब मैं
कॉल कर रहा होता हूँ या फिर क्लास में जब जैसे ही मैंने क्लास बनाया क्लास स्टूडेंट और सेमी कॉलन फिर नीचे आऊँ, तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले मैं कुछ वेरिएबल बना दूँ और वो वेरिएबल एज एन काम करेंगे क्लास के वेरिएबल इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की तरह नहीं। और फिर उन्हें मैं ऑब्वियसली यूज़ तो कर ही सकता हूँ इनसाइड द क्लास, बट फिर जब मैं किसी फंक्शन के अंदर उसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसे सेल्फ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक क्लास को असाइन हो चुका है ना, तो वो क्लास डॉट की तरह चलता है। तो इसका सिंटेक्स थोड़ा समझने की चीज़ है और मैं उसे क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। और ऑब्वियस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर कोई चेंज कर दिया मैंने उसमें तो वो चेंज रहेगा, चाहे मैं अगली बार ये ऑब्जेक्ट को असाइन करूँ वो क्लास। तो क्लास एक जगह है, तो वो उसमें अगर कोई चीज़ चेंज कर दी गई है उसके ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट चेंज्ड ही रहेगा। अब वो कैसे करना है चेंज, ये बात समझने वाली है। फिर आते हैं जी एक्सेस मॉडिफायर पे। एक्सेस मॉडिफायर इज़ द अनदर नेम ऑफ एनकैप्सुलेशन। एक्सेस मॉडिफायर में ताकि बाहर से कोई भी आना पैना आके आपके अंदर के जो एट्रीब्यूट हैं उनकी वैल्यू ना बदल दे, इसलिए हम एक्सेस मॉडिफायर बनाते हैं। और इसकी थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंगल्ड नेम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाहर। अब मैंगल्ड नेम में क्या होता है, फिर जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें मैं अगर किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर देता हूँ। अच्छा हाँ, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइवेट जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, प्राइवेट क्या है, प्राइवेट मैं कर रहा हूँ विच इज़ डबल अंडरस्कोर लगा के, ठीक है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर, फिर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ, तो वो प्राइवेट हो गया। अब उसके अंदर की वैल्यू प्राइवेट है। उसको मुझे बाहर निकालने के लिए अगर मैं आउटसाइड द क्लास उसे बाहर कभी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या तो गेटर मेथड मैंने बनाया हो, इसके अलावा या तो फिर मैंगल नेम मुझे पता हो उसका, तो ही मैं निकाल सकता हूँ। उसके अलावा क्या है, मैं जो बता रहा था वो यही है कि गेट जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, हाँ, तो प्राइवेट इज़ समथिंग दैट एक्चुअली पाइथन बिलीव्स इन, और प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो एक कोडर के लिए कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई देख ये एक प्राइवेट चीज़ है, इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं चलेगी, ठीक है। कोडर्स को कोडर कम्युनिकेट कर रहा है, बट एल्स आप चेंज कर सकते हो उसे बाहर बहुत आराम से निकाल के, पाइथन उसको कुछ मतलब नहीं है उससे। फिर आता है प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, जो कि गेटर और सेटर मेथड्स को बहुत ही नॉर्मल बना देते हैं। और मतलब एक तरह से समझ लो यार, जो समझना, प्रॉपर्टी डेकोरेटर बहुत ही आसान शब्दों में ये हमें गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करने देते हैं। वैसे प्रॉपर्टी का जो भी है ठीक है, तो वो देख लेने का कैसे होता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं कि सबसे पहले @प्रॉपर्टी लिखो, फिर प्रॉपर्टी के अंदर जो फंक्शन आपने कॉल कर दिया वही रहेगा। अब उस जो फंक्शन का नाम है, वही फंक्शन का नाम क्या बन गया, प्रॉपर्टी बन गया है। और पहला वाला हमेशा गेटर होता है, वही फंक्शन का नाम प्रॉपर्टी बन गया है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे गेटर लगाना है तो मुझे उस प्रॉपर्टी का नाम, जो कि अब मार्क्स बन गया है, जो कहाँ से आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैंने जो फंक्शन कॉल किया उसमें वही बन गया है। अब उस डॉट फिर सेटर, तो ये एक्चुअल सिंटेक्स है जो यूज़ करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ गेटर एंड सेटर, तो इसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर को यूज़ करने के, वो सारे पढ़ लेने का, है ना। तो देख भाई, मेन यूज़ ये तो है ही नहीं अब तो। फिर स्टैटिक मेथड एक्सप्लोर करना है, बहुत ही ज़रूरी है स्टैटिक मेथड को एक्सप्लोर करना। और ये भी है कि भाई हम जो फंक्शंस हैं उनको भी प्राइवेट कर सकते हैं। अब मैंने ये एक्सप्लोर नहीं किया है कि फंक्शंस को निकालने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ होता है कि नहीं, बट बाकी फंक्शंस भी प्राइवेट हो सकते हैं। ऑल्सो कैन मेक क्लास वेरिएबल भी प्राइवेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी सारी हैं इसमें जो एक्सप्लोर की जानी चाहिए। यही है एनकैप्सुलेशन। इसमें स्टैटिक मेथड है जो मैं अभी तक, स्टैटिक प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है वो है इनहेरिटेंस। एनकैप्सुलेशन हो गया, अब इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन मैंने बता दिया। बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, दर्शन बहुत छोटे हैं, बट काम अच्छा है। इनहेरिटेंस क्या करता है भाई, इनहेरिटेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली कि 4
4 तरह के इसके टाइप्स होते हैं, विच कम्स फ्रॉम फर्स्ट वन इज सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, 5 और हाइब्रिड। सिंगल का बहुत सिंपल है, सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का क्या है कि 2 लोगों से एक ही बंदे में आ रहा हो, पेरेंट 1 पेरेंट 2, मल्टीपल है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने एक जगह से नहीं लिया, 2 जगह से लिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। पेरेंट 1 पेरेंट 2 और दोनों को हम, तो वो सबसे पहले पेरेंट 1 की चीज़ें एक्सेस करता है, फिर पेरेंट 2 की। और उसके बाद मल्टी लेवल क्या है कि दादा, फिर बेटा, फिर पोता, और लास्ट में जो पोता है वो दोनों के ही मेथड्स को एक्सेस कर पाएगा, और बेटा सिर्फ बाप के मेथड्स को एक्सेस कर पाएगा, नीचे नहीं जाता, हमेशा ऊपर ही जाता है। और इसके अलावा क्या है देखते हैं, हाँ जैसे मैंने बोल दिया मल्टी लेवल। फिर हायरार्किकल कि एक ही पेरेंट है लेकिन 2 चाइल्ड्स में यूज़ हो रहा है, तो उल्टा हो गया मल्टीपल का, हाँ मल्टीपल का उल्टा हो गया हायरार्किकल कि 2 में जा रहा है, ठीक है, एक पेरेंट के कई सारे बच्चे हो सकते हैं, तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 में जा रहा है, सेम पेरेंट्स का बच्चे 2, तो मल्टीपल का उल्टा हायरार्किकल। फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड बहुत सही है, डायमंड वाला याद रखने का। डायमंड में क्या होता है कि एक है उसके 2 पेरेंट्स हैं, उन दोनों पेरेंट्स के एक पेरेंट हो सकते हैं विच इज़ सिंगुलर, तो ये क्या हो गया, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं हायरार्किकल, फिर इन 2 पेरेंट के एक ही बच्चा, तो ये अगेन क्या हो गया मल्टीपल, मल्टीपल हायरार्की हो गई, तो ये है हायरार्की। हाँ फिर इसमें एक समझने वाली बात है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर MOR रो और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये असल में फ्लो बताता है कि कैसे ये भाई एक के बाद दूसरे पे जाता है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो फंक्शन है या फिर जो फीचर कह लो, ये असल में पाइथन में है, पाइथन को बताने के लिए कि अच्छा अगर चाइल्ड कोई चीज़ मांग रहा है, और मान लो चाइल्ड को मैंने, चाइल्ड एक क्लास है, मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में मैंने कोई ऐसा मेथड कॉल कर दिया जो उसके पास है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा अपने पेरेंट के, तो अलग अलग सिस्टम्स में हायरार्किकल, हाइब्रिड, मल्टीपल, मल्टी लेवल में किसके पास कैसे जाएगा, कब जाएगा, क्या क्या चीज़ ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है, ये सारी चीज़ें MRO एक चीज़ है उसके थ्रू डिफाइन की जाती हैं। और क्या क्या चीज़ें हम इनहेरिट कर सकते हैं, नॉन प्राइवेट मेथड्स और एट्रीब्यूट दोनों ही, नॉन प्राइवेट वाले, प्राइवेट वालों को फिर वही गेटर सेटर मेथड लगाओ, फिर इसमें गेटर और सेट करो, और क्या, कैंट एक्सेस द प्राइवेट एट्रीब्यूट और मेथड ऑफ आवर पेरेंट क्लास एज आई सेड। हाँ इसके थ्रू ये और चीज़ें हैं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। वो यही है कि एक जैसे इसमें मैंने फंक्शन लिख रखा है पेज 8 पे, एक एग्ज़ाम्पल है प्रिंट रिज़ल्ट, जो कि एक स्ट्रिंग है, एनोनिमस है, और फिर उसमें एक फ़ंक्शन कॉल कर रखा है, तो क्या होगा यहाँ पे, मुझे जो लगा था वो कि है भाई स्ट्रिंग जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है फंक्शन से पहले, फंक्शन प्रिंट के अंदर ही मैंने फंक्शन कॉल कर रहा है, तो इसमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये समझने वाला है कि भाई फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ ऊपर चला गया, और अगर उस फंक्शन में कुछ प्रिंट है तो वो प्रिंट होगा पहले, और लेकिन अगर कुछ रिटर्न है तो बाद में रिटर्न होगा, इस प्रिंट के अंदर जो प्रिंट करने वाली चीज़ है उसके बाद वो रिटर्न होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। और सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग पब्लिक और प्रोटेक्टेड, हाँ प्रोटेक्टेड कुछ नहीं है पाइथन के लिए इन चाइल्ड क्लास, आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो भी एट्रीब्यूट और मेथड्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए सिंटेक्स जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको अपने पेरेंट क्लास का कोई मेथड चाहिए या फिर एट्रीब्यूट चाहिए, तो उसमें क्या है सुपर और वो लगाना होगा एनक्लोज ब्रैकेट डॉट, फिर आप लिख दो मेथड का नाम। अच्छा ठीक है, सुन रहे हैं तो एक बात एक्सप्लोर करने वाली ये भी है कि भाई सिर्फ मेथड ही तो मतलब एट्रीब्यूट कैसे कॉल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, वैसे पहला है ये मल्टी लेवल दादा बेटा और पोता वाला, इसमें एक वही क्वेश्चन है, वैसे तो हाइब्रिड का होना चाहिए, नहीं अच्छा ठीक है वो अलग है। मल्टी लेवल तो पता ही है, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू योर ग्रैंड फादर, भाई ग्रैंड सन अगर उसमें मिल गया, मतलब पोते ने अगर कुछ मांगा और बाप के पास मिल गया तो उसी को देना पड़ जाएगा, आप उसकी वैल्यू नहीं ला सकते इधर नीचे। और MRO को कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर,
फॉलोड इन रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होती है? समथिंग इज़ अनक्लियर और हैज़ मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स। तो एम्बिग्यूटी को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर की। हाँ, फिर लास्ट 2 टॉपिक्स है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही है, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फ मतलब शेप, जो एक ही चीज़ बहुत सारी शेप ले सके। तो उसमें पहला 3 चीज़ें आती हैं, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। मेथड ओवरराइडिंग क्या करता है और मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, समझते हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग सिंपल है। अगर मान लो मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि सम, मैंने डिफाइन किया सम फंक्शन ए बी, दो आर्ग्यूमेंट इसमें आएंगे, 2 पैरामीटर ए भी डाल दिया मैंने फिर ठीक है। जब मैंने जैसे ही सम फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर जब मैं आर्ग्यूमेंट डालने गया तो मैंने 3 नंबर डाल दिए 2 नंबर की जगह तो भाई ये तो चीटिंग है। तो इसीलिए मैं एक केस बनाऊंगा, जब अगर मान लो मैंने बोल देता हूँ उसी में कि c इक्वल्स टू 0 और इफ़ c इज़ इक्वल्स टू 0 तो सही है। अगर वही मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू फंक्शन में अगर सेट कर दी है तो वही है तो सही है, अगर वो नहीं है तो ऐसा फंक्शन फिर कॉल करो एल्स में जाके, जिसमें भाई एक्स्ट्रा लेटर के लिए भी जगह हो। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, कि ओवरलोडिंग को भी सहन कर सके वो। अब मेथड ओवरराइडिंग बहुत सिंपल है, कि वैसे सिंपल लिख रखा है, मैं समझ भूल गया फिर से। मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि कुछ अपने पेरेंट्स के पास है, फिर वही सेम चीज़ ग्रैंड पेरेंट सेम चीज़ उस मेथड का यूज़ किया, पेरेंट ने भी। अब जब चाइल्ड ने उस मेथड के बारे में मांगा, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट ने, तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा। तो वो बार बार यूज़ हो रहा है ना, ओवरराइडिंग, ऐसा ही कुछ। फिर एब्स्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, फ्रॉम ABC, इंपोर्ट ABC, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका यही मतलब है, हैव टू इंश्योर अ थिंग इनहेरिट ABC क्लास शुड हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके एक ये होना चाहिए प्रॉपर्टी, डेकोरेटर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने किसी पेरेंट क्लास में ABC उसके ब्रैकेट में डाल दिया है तो हो गया आपका काम। अब वो ABC को इनहेरिट कर देता है। अब वो क्या कहता है कि अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो उसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन या फिर ये मेथड तो होना ही चाहिए, और मैं उसके ऊपर लिख दूँगा @abstract मेथड, और फिर वो फंक्शन को बना दूँगा। अब फंक्शन के अंदर की वैल्यूज़ में बदल सकता हूँ, बट वो पर्टिकुलर नेम का फंक्शन मेरे चाइल्ड के पास होना चाहिए, अगर वो मेरा चाइल्ड है तो। बहुत ही डीप बात है ये, देखा।